बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर मकबूल और आज हम गुफ्तगू करेंगे आज का जो हमारी अदलिया ने फ़ैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो बहुत मोस्ट अवेटेड एक डिसीजन था, जिस पर सारी कौम ही लगी हुई थी, जिसके पीछे और इंतज़ार कर रही थी। इससे पहले कि हम जाहिद अली ख़ान साहब की तरफ, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार मौजूद हैं, इनकी तरफ मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं जो है, एक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, उसकी मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। उस रिपोर्ट के मुताबिक WGP रूल ऑफ इंडेक्स के मुताबिक 138 कंट्रीज़ का उन्होंने 139 कंट्रीज़ का उन्होंने सर्वे किया है, जिसमें ओवरऑल जो पाकिस्तान की रैंकिंग है वो 139 कंट्रीज़ में से जुडिशल सिस्टम की, पाकिस्तान में इंसाफ की, और इंसाफ कितना तेज़ तर है, इंसाफ कितना मौसर है, इंसाफ किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, तकरीबन बहुत सारी चीज़ें जो मुतल्लिका लोग जानते हैं इसमें देखी जाती हैं। उसमें पाकिस्तान की 130 पोजीशन है। मज़ीद इसको मैं अगर थोड़ा सा खोल के बता दूं तो इसमें ज़रा फंडामेंटल राइट्स में पाकिस्तान 126वें नंबर पर है, 139 में से 126वें नंबर पर है, और सिविल जस्टिस में 124 नंबर पर है, क्रिमिनल जस्टिस में 108 नंबर पर है, और एब्सेंस ऑफ करप्शन में 123 नंबर पर है। इस तरह अगर ओवरऑल इसमें ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के हवाले से 137वें नंबर पर है 139 में से। और अगर हम इसका मवाजना दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत अपने हमसाया मुल्क भारत से करते हैं तो उनका जो रैंकिंग में नंबर है वो 79 है। आप ये देख लें कि अगर उनकी मईशत आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ, बल्कि ज़्यादातर ये एनालिसिस हम जाहिद साहब से ही लेंगे। मैं चूँकि होस्ट हूँ, मैं ज़्यादा इस पे एनालिस्ट बनने की कोशिश नहीं करूँगा। तो हम मूव करते हैं जाहिद अली साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि माज़रत, वबरकातुहू। तारुफ ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मैं एक बुनियाद नहीं बनाना चाह अच्छी रहा बात था। है, और आप तज़िया क्यों नहीं कर सकते? आपको करना चाहिए। नौजवानों को ये हमारी बात मालूम होना चाहिए। सर, इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो ये तक़वा के करीब है। बिल्कुल ऐसे ही है। और माजी में हमने जो है, बल्कि अब मुझे अच्छी तरह से मेरी याददाश्त में आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि क़यामत के दिन जो एक काजी भी जो है वो सख्त पकड़ में होगा, बिल्कुल उसके फ़ैसलों के बारे में, एक हुक्मरान भी। तो ये जो हमारे काजी साहबान हैं ये कर क्या रहे हैं, और आज के फ़ैसले के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये फ़ैसला मेरिट पर था? चलिए, मैं आपके सवाल के आखिरी हिस्से का जवाब पहले देता हूँ कि फ़ैसला जो है मेरिट पर था। तो बिल्कुल मेरिट पर नहीं था। असल में आज इम्तहान था, आखिरी इम्तहान था मेरे नज़दीक ना पाकिस्तानी जुडिशरी का, कि अगर आज ये बेंच कौम को ये फ़ैसला मान लेता कि फुल बेंच बना दिया जाए तो शायद जो इज़्ज़त है वो बहाल हो जाती। मुझे नहीं मालूम कि जो है ना इज्तमाई जुडिशरी की इज्तमाई बसीरत से क्यों गुरेज किया गया। ये मैं इस सवाल का जवाब जो है कल से अब तक मैं नहीं समझ सका, माँ सिवाय इसके कि जो कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ बेंच बता देता है कि फ़ैसला क्या होगा, वो बात दुरुस्त थी। बाज़ लोगों का ये कहना है इस पर कि चूँकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो फुल कोर्ट बेंच बनते बनते 2 माह लग जाने थे, उस दौरान इतना ड्रैग कर लेते और जो इनके मकासद थे वो पूरा कर लेते। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है। आपको मालूम है कि जिस दिन ये फ़ैसला हुआ उसी दिन जो दूसरी जमात है वो सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांग गई थी, लाहौर रजिस्ट्री की। और जिस वक्त वहाँ रजिस्ट्रार साहब तशरीफ़ लाए उस रजिस्ट्री के, उस वक्त तक दरख्वास्त भी जो है लिखी नहीं गई थी। बेंच बन गया, दरख्वास्त से पहले ही बेंच तश्कील दे दिया गया। और इस्लामाबाद से भी एक जज जो है ना उसमें आकर शामिल हो गए। अब तो जो है बहुत सहूलियात हासिल हैं कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए जो है ना जजिस को ले सकते हैं, बिल्कुल। और आपने जब एक ही दिन में फ़ैसला करना है तो ये जिस तरह आज 1 बजे के बाद समाज शुरू हुई थी, तो कोयटा, कराची, पेशावर में जो बेंचेस हैं उसके जजिस जो हैं वो बआसानी, आज भी आपने काम पेंडिंग किए ना जी, तो वो भी पेंडिंग कर देते थोड़ी देर के लिए। पेंडिंग नहीं करने थे तो 1 की बजाय 2 बजे समाज शुरू हो जाती, लेकिन सारे दस्तयाब हो सकते थे। और फुल कोर्ट का ये तो बिल्कुल ही जवाज़ गलत है ना कि जनाब फुल कोर्ट बनते बनते जो है ना वो सितंबर का महीना आ जाएगा। उस फुल कोर्ट से मुराद ये ली जा रही थी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मजमूई जजों की तादाद जो है वो 17 है, और उनमें से 5 जज अब इस वक्त नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। 12 जज, तो
इस वक्त फुल कोर्ट का मुराद ये थी कि जितने जजेज इस वक्त मौजूद हैं वो फुल कोर्ट हैं। ओके, यानी कि 12 का फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना था, दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया तो गलत किया गया। इसमें तो अब एक जवाज़, जैसे ही नून लीग पहले ही वो जवाज़ बना चुकी थी कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे वो इंडिकेशंस दे रहे थे, तो उनको तो जवाज़ मिल गया कि ये एक तरफ़ा फ़ैसला था और इनका बेंच है। मुदस्सिर साहब, इसको अब ना नून लीग और किसी सियासी जमात के तनाजुर में आप मत देखिए। ये जो है ना एक मुसल्लिमा रवायत है जो है ना अदलिया की, कि कोई फ़रीक अगर जज पर अदम अतमाद कर दे किसी भी वजह से कि ये बायस है, तो ये अखलाकी रवायत है कि वो जज वो बेंच छोड़ देता है, उसे खुद छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इन जजेस की तो पूरी सियासी मुकदमात की तारीख़ है, और वो सारे मुकदमात ऐसे जिसमें इसी फरीक के ख़िलाफ़ फैसले आए, तो उनका रोना पीटना तो जायज़ है ना। यानी आप ये देखिए कि आपने मुस्लिम लीग नवाज़ का फैसले का हवाला दे ही दिया है, तो मैं आपको बताऊँ नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला क्या था। आपने केस बनाया पनामा का, जब पनामा से कुछ नहीं निकला तो आपने एक इकामा निकाला, और इकामा के अंदर भी आपने बेटे से तनख्वाह न लेने का एक इल्ज़ाम चार्ज किया, और उस चार्ज करने की तारीफ़ भी आपने उस ब्लैक लॉ डिक्शनरी नाम की किसी डिक्शनरी से ली जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसको कुछ हवाला जिसका जो है ना वो नहीं मिलता। आपने उसके बुनियाद पर एक वज़ीर आज़म को जो है सज़ा देकर नाअहल करार दे दिया। वो वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म होते हुए मुसलसल 200 पेशियों पर रोज़ाना अदालत जाता रहा। आपका मौजूदा साबिक़ वज़ीर आज़म जो है इस वक्त PTI का सरबराह, वो एक दिन भी अदालत में नहीं गया, और उसको वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में गुफ्तगू करने का मौका फराहम कर दिया जाए। तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? इतना बाइस कौन बर्दाश्त करेगा? इतना झुकाव कौन बर्दाश्त करेगा? ये तो उनके जज्बात हो गए ना। आपने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से इसी बेंच के जजों ने जो है ना, आपको याद है ना कि जी, उन पर यह पाबंदी लगा दी कि आप नवाज उसके इमरान खान साहब के केस नहीं सुनेंगे क्योंकि आप उनके बारे में बाइस रखते हैं। ये तो सारे के सारे जज बुनियादी तौर पर, इसमें एजाजुल हसन साहब जो हैं वो तो निगरान जज रहे, वो अब भी पंजाब की वज़ीर आला की 1.5 दिन की वजारत आला जो थी कल से अब तक की, उसके ऊपर भी निगरान वो जज थे, ट्रस्टी वज़ीर आला कह गए। ठीक है, कौन सा ट्रस्टी? आइन में कहाँ लिखा हुआ है ट्रस्टी वज़ीर आला? आपको पता है कि अदालत में जब आप कोई हवाला देंगे तो उसकी साइटेशन देंगे, उसके अलावा आप वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ब्लैक लॉ डिक्शनरी की दे सके, और आपने ट्रस्टी वज़ीर आला। तो ये चीज़ें नज़र आ रही थी, और इसका क्योंकि ये आइन की तशरीह का मामला था और सारे फैसले आप ही के थे, तो आपके फैसलों की नज़रसानी दूसरा कर सकता था। इंसान अपनी गलतियों का दिफा करता है, उसकी इस्लाह नहीं करता। उसकी इस्लाह नहीं करता, बिल्कुल। ये बात सर, बात ये देखें रिवायत की हद तक तो बात बिल्कुल मुझे भी दुरुस्त लग रही है, लेकिन अगर देखें रिवायत की तरफ बात निकल चली है, तो मैं चूँकि आप एक अरसा से सहाफ़त कर रहे हैं, तो ये इस तरह बाइस्ड फ़ैसलों की और इस तरह इंटरप्ट करके और लाडले बना के और लाडले बनवा के जो सियासत की जाती है और उस पर फ़ैसले लिए जाते हैं, ये रवायत कितनी पुरानी आपको नज़र आती है? बहुत पुरानी। आप देखिए 58 में मार्शल लगा था, और अयूब खान ने जो सबसे पहला मुजरिम है इस कौम का, और सिकंदर मिर्ज़ा को उसने घर भेजा। सिकंदर मिर्ज़ा यानी हमारे पाकिस्तान की तारीख़ में ये भी हुआ कि सिकंदर मिर्ज़ा ख़ुद एक साबिक़ फ़ौजी अफसर है जी, वो अपनी काबीना में अयूब खान को वज़ीर दिफा ले आया, जनरल अयूब खान को। ये तमाशे भी इस मुल्क में हुए हैं। खान साहब तशरीफ़ ले आए, लाने के बाद उन्हें मज़ा आया, कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने कहा ये कौन है, उन्होंने उसी को कान से पकड़ा बाहर निकाल दिया, और अक्टूबर 1958 में जो है मार्शल लगा दिया। अब उस वक्त जो असेंबली थी उसके मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब उसके स्पीकर थे, वो जब ये मार्शल के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस लेकर गए, उस वक्त जो है ये सिंध हाई कोर्ट चीफ़ कोर्ट कहलाती थी, तो उसने उस मार्शल को नाजायज़ करार दिया। फैसला करवाया गया नहीं, उसने करार दे दी कि मार्शल गलत लगा है। ओके, हुकूमत बहाल हो गई, मेरिट पे उसने मेरिट पे फैसला दिया। उन्होंने उसे कहा कि ये कैसे हो सकता है, और उसकी कभी ना मौका मिले तो आप वो फैसला पढ़िएगा उस चीफ कोर्ट का। ये जनाब फेडरल कोर्ट में चले गए, ये आज की सुप्रीम कोर्ट उस वक्त फेडरल कोर्ट कहलाती थी। यहाँ पर जनाब आपके वो मशहूर आलम जस्टिस मुनीर साहब तशरीफ़ फरमाते,
वो जस्टिस मुनीर जो बाद में ज़ियाउल हक की काबीना का वज़ीर कानून बना। तो यहाँ पर जो हिम्मत वाले थे, आप देखिए कि जितने भी फैसले आपको नज़र आएंगे वो जस्टिस कार्नेलिस के नज़र आएंगे, जस्टिस दुराब पटेल के नज़र आएंगे, जस्टिस राणा भगवान दास के नज़र आएंगे। ये वो जजेज़ हैं कि इसमें से कार्नेलिस क्रिश्चियन, दुराब पटेल पारसी, राणा भगवान हिंदू या सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब ने जो है हल्फ उठाने से इनकार कर दिया था 99 का, या चंद जजेस और, वरना आपको जस्टिस मियां अजमल जैसे चीफ जस्टिस मिले हैं, ऐसे जस्टिस मिलते थे आपको। डोगर कोर्ट्स मुशर्रफ के दौर में मशहूर थी, अब्दुल हमीद डोगर साहब, इरशाद हसन साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब, गुलजार अहमद साहब, साकिब निसार साहब। इफ्तिखार चौधरी के ऊपर तो बहुत बड़ा तो आप कितनी फहरिस्त में आपको बताऊँ। जस्टिस मुश्ताक, यानी जिसका जब नमाज जनाजा हो रहा था उसके जो ताबूत था उसको शहद की मक्खियों ने घेर लिया, ऐसे बिल्कुल ऐसे। वो तस्वीर देखें तो निशान इबरत है। ये वो बात कर रहा था ना शुरू में कि भुट्टो के क़यामत के दिन पकड़ होगी। यानी अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में ये बात दो टोक अंदाज में बता देने, जिसके पास जितना इख्तियार है अदल नाफिज करने का उससे उतनी पकड़ होनी है। तो हुक्मरान की पकड़ तो 100% होनी है। और ये जिस तरीके से ये नामाकूल लोग जो है ना सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल देते हैं, मैं कहता हूँ इनको अपनी ज़बान काबू में रखनी चाहिए। उनके पैरों की धूल के बराबर भी ये नहीं है। बेशक इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। ये किसी दूसरों की जो है इत्तबा करने वाले लोग, आज तक कौन सा फैसला आज़ाद हुआ है? अदलिया, पाकिस्तान की अदलिया किसी दौर में भी आज़ाद नहीं रही। इफ्तिखार चौधरी के पीछे दुनिया पागल हुई हुई थी। इफ्तिखार चौधरी उसी में था ना, मुशर्रफ को उसने जो है आइन में तरमीम की इजाज़त दी थी, उस बेंच में शामिल था। बाद में आने के बाद अपनी बेटे के केस का सुनता रहा, वो भी ऐसी बेंच से हटने को तैयार नहीं था जैसे आज ये नहीं थे। तो अजला की तारीख तो सियाह है, बदतरीन तारीख है। और वो जो दो चार फैसले आपको अच्छे नज़र आते हैं वो अच्छे जजेस की वजह से कुछ नज़र आते हैं आपको। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंदो खेल साहब, कुछ और जजेस भी इस वक्त करंट उसके अंदर रजीम के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं कि जो इसकी आबरू को बचाए हुए हैं। बाकी तो आपके पास पल्ले अदलिया में तो कुछ भी नहीं। सर मुझे एक बात शुरू से ही नहीं समझ आती कि एक सेशन कोर्ट में फ़ैसला हो रहा है, उसको चैलेंज किया जा रहा है हाई कोर्ट में जी, हाई कोर्ट उसके उलट फ़ैसला कर रहा है, हाई कोर्ट से वो फ़ैसला दोबारा चैलेंज हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट उससे उलट फ़ैसला कर रहा है। तो नीचे वाली अदालतें ऊपर वाली अदालतों के फ़ैसलों को क्या ये कानून के मुताबिक नहीं करती या वो कानून के मुताबिक नहीं करती? मुझे आज तक यही समझ नहीं आया। नहीं, कानून होगा तो करेंगी ना। कौन से कानून के तहत? अभी यही जो आज का फैसला है किस कानून के तहत है? मुझे बताएं, वो जो 25 सरकार ने असेंबली डी सीट हुए हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तहत डी सीट किया है, वो फैसला क्या है? वो कैसे हो गए? और अगर जो आज यानी ये जो जिनको बहाल किया गया, जो वोट बहाल हुए हैं काफ़ी लिखे, वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। अब अगर इनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी पड़े तो कौन इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस कौन भेजेगा? चौधरी शुजात हुसैन साहब ही भेजेंगे ना। तो इससे बड़ा तमाशा। और आप ये कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक मजाक होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस का फैसला भी हुआ है कि जिसमें कत्ल के मुलजिम को बरी कर दिया गया और बरी करने के फैसले के बाद पता चला कि मुलजिम 4 साल पहले फौत हो चुका था। जिस अदालत को यह मालूम नहीं कि जिसका केस की समाअत हो रही है वो मर चुका है, ना प्रोसिक्यूशन का मालूम है ना अदालत को मालूम है, वो अदालत आप उससे इंसाफ की तवक्को रखते हैं? यही तो वजह है कि 139 ममालिक में हमारा 130वां नंबर है। जी, ये भी 130वें के उससे नीचे सारे जो है ना बदतरीन लोग हैं। यानी हम बदतरीन के, वैसे भी तो आपको पता है ना कि जो मुनाफिकीन जो है ना वो भी पाताल के सबसे आखिरी तह में ही होंगे। बिल्कुल। तो हमें दुनिया में वो दर्जा मिला हुआ है, 8वें दर्जे में होंगे जी। तो ये 8वां दर्जा बनता है। 8वें दर्जे में हैं, पहले से हैं। हमसे तो बांग्लादेश सर ऊपर है, हमसे बांग्लादेश। अब भारत, आपने भारत को दुश्मन, यानी दुश्मन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो आप अपने सहाबा कराम को बताए बगैर भी रात को बाहर निकल जाया करते थे, इर्द गिर्द के कबाइल, यहूदी कबाइल से मिला करते थे, उनसे दोस्तियाँ करते थे। दुनिया का उसूल ये है कि अपने पड़ोस से ताल्लुकात को बना कर रखा जाता है। यूरोप अगर आज महफूज है तो उन्होंने अपनी सरहदें इस तरह महफूज की कि उन्होंने आपस में जंग न करने का फैसला किया, वरना हमसे भारत और हमारे दरमियान तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तो एक दूसरे के करोड़ों लोग मारे हुए हैं। लेकिन आज आप जनाब यूनान से बस में सवार हों और स्कैंडिनेविया कंट्री तक जो है ना बिला रोक टोक सफर। मैंने बड़ी हैरान कन तस्वीर देखी, बल्कि वीडियोस देखी कि लोगों की जो बुनियादें हैं मकानों की वो ऐसे रखी हुई हैं
ये आप स्टेप एक कदम रखें तो आप इधर हैं, एक कदम रखें तो आप इधर हैं, और बिल्कुल उसमें इजी क्रॉसिंग है, हर तरह का करेंसी अब यूरो बन गया, यानी कि दरवाज़ा उनका दूसरे मुल्क में खुल रहे इस मुल्क में रहे हैं जी। महफूज और है सब। आपके यहाँ जो आपने अभी रैंकिंग बताई ना, तो वो अदलिया ही की नहीं, आपके अमन अमान की रैंकिंग भी ऐसी है, आपकी तालीम की रैंकिंग भी ऐसी है, आपकी सेहत की रैंकिंग भी ऐसी है, लॉ इन्फोर्समेंट की है ना इसमें, वो भी 130+ है। तो ये सारा जो है निज़ाम जो है ये सिर्फ कुछ इदारों ने अपने हाथ में रखकर, पाकिस्तान के माली मफादात को अपने हाथ में रखकर जो है ना रखने के लिए इसको वज़ा किया था। अपनी मर्ज़ी से उन्होंने पनीरी में गमले में जो है ना अपने लीडर हो गए, और उन लीडरों को जो है ना कौम के सामने मीडिया को जो है ना काबू में करके, या प्रोपेगेंडे के टूल्स अपने काबू में करके उनको हीरो बना बना कर लोगों को बताया गया ये आपके मसीहा हैं, जबकि वो मसीहा नहीं थे, वो उनके नुमाइंदे थे। हर 10 साल के बाद जो है एक स्केप बोर्ड के तौर पर वो एक बंदा तैयार करते थे, वो आता था, वो जनाब अली मज़ीद गालियाँ दिलवाता था, उस गालियाँ दिलवाने के बाद कौम कहती थी जो है ना फ़ौजी जो है ना वो मसीहा है, वो फिर 10 साल आकर अपनी मर्ज़ी करते थे, फिर 10 साल के बाद गालियाँ पड़ती थी, तो फिर एक बुत जो है ना बना कर ले आते थे, ये तीसरा बुत था जो अब आया। ये बुत कोई उनके बुत वैसे तो नहीं, वही मैं बताने लगा हूँ आपको ना, कि जब डेमोक्रेसी वो जो है ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दस्तखत हो गया, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा उसकी वायलेशन की कि मेमो गेट जब हुआ तो उसमें काला कोट पहनकर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो उनकी आखिरी गलती थी, जमहूरी गलती। उसके बाद उन्हें समझ आ गई, और जब से वो और जरदारी साहब जो है ना उन्होंने अमलदारी जो है ना वो करने की कोशिश की है, तो उनके लिए सियासत आप देखने किस कदर मुश्किल बना दी गई। 18वीं तरमीम की ना, ये वो तरमीम थी कि जो गले का हड्डी बनी हुई है। ये जो आप सदारती निज़ाम के इनसे नारे सुनते रहते थे, वो उससे 18वीं तरमीम के, क्योंकि 18वीं तरमीम का सारा बजट जो है मैक्सिमम जो है सूबों को चला जाता है, जिनके वसाइल जिन्होंने अपने काबू में किए हुए थे उनके वसाइल कम हो गए, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए तीसरी पार्टी जो है ना वो लाई गई थी कि इनसे जान छोड़ा जाए, इनको अकल आ गई है। अब जब उनके ये कैसे यानी जमहूरी तरीक़े से आ गई आपकी जो है अदम एतमाद, लेकिन वो अदम एतमाद इनके लिए महंगी पड़ गई। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सस्ती करें और इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएँ, आने वाले महंगा करते रहें। ये बयान नवाज शरीफ साहब ने GT रोड पर दिया ना, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। इन्होंने तो सिर्फ गाली गलौज दी और कुछ नहीं किया, वो तो महज़ब तरीके से बात करने वाले लोग थे ना। अब लेकिन अब जो कल से अब तक का जो चीज़ आई है वो मेरे लिए बहुत, मैं ये चाहता हूँ कि अब भी जो है हर चीज़ वो बहुत एमिकेबली हो जाए। आपने अदालत, अब आपने देख लिया कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल कैसा है। अब आपको ये तय करना है कि पार्लियामेंट की रीढ़ की हड्डी आपने पैदा करनी है या इसी तरह केचुए की तरह रहना है। अदलिया जो है वो पार्लियामेंट से निकली है, पार्लियामेंट अदलिया से नहीं निकली। बिल्कुल, पार्लियामेंट सुप्रीम है पाकिस्तान के अंदर, और आवाम की ही हाकिमियत होती है। अल्लाह के बाद मुल्क में, जमहूरी मुल्क के अंदर अवाम हाकिम होते हैं। तो अब ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इन्हें चाहिए कि आवाम की इज़्ज़त को ये बहाल कराएं पार्लियामेंट के ज़रिए, और पार्लियामेंट में ये उसूल तय कर लें कि जो सोमोटो का इख्तियार है वो पैनल ऑफ जजेस करे फैसला करेगा। वही पैनल ऑफ जजेस जो है ना ये फैसला करेगा कि इसकी समाअत कौन करेगा। और इसी तरह जितने भी आइनी मामलात होंगे वो जो है ना फुल कोर्ट सुनेगी हमेशा। आप आइन में तरमीम कर दें। और ये जो आपने स्केल, एपेक्स स्केल बनाए हैं ना, जो इनको आपने गैर मरी रुतबा दिया हुआ है, इसको वापस लीजिए, इंसानों के ज़ुमरे में लाएं इनको। आपको स्केल सरकार के 22 है, आपको तमाम केडर 22 के अंदर रखने हैं, और पहले स्केल से लेकर 22वें स्केल तक जो जिस स्केल में फाल करता है उसको सेम मुराद मिलनी चाहिए, वो सूबाई मुलाजिम है या वो विफाक का मुलाजिम है। किसी को इज़्ज़त इस वजह से नहीं मिलनी चाहिए कि वो इख्तिदार, इज़्ज़त अपने किरदार से ये कमाएं। इनका किरदार तो है थूथू करवाने वाला, और आइन के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पर ना इनसे आप जो है ना इनके अखराजात की तफसील मांग सकते हैं। अपना ऑडिट नहीं देते, दुनिया का ऑडिट करेंगे, दुनिया से सवाल करेंगे, दुनिया से हिसाब मांगेंगे। उनसे कौन करे? करना चाहिए ना, पार्लियामेंट करेगी ना, करना चाहिए। अगर नहीं करनी चाहती तो आप इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं, आवाम को बेइज्जत ना कराएं। आप अवामी नुमाइंदे नहीं होंगे अगर आपके दौर में आवाम की इज़्ज़त और आवाम की सहूलत बहाल नहीं होती। सर, पार्लियामेंट को कंट्रोल करना चाहिए था। अब हो ये रहा है कि कभी नरम मुदाखलत के नाम पे वहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, कभी सियासतदान एक छोटी छोटी बात पे चलें जी हाई कोर्ट के पास चलें, सुप्रीम कोर्ट के पास चलें, खुद बैठ के कुछ ये ना तय कर सकते हैं। तो इसलिए ना कि नुमाइंदे इनके अपने नहीं थे ना, सब उधर की नुमाइंदगी करते थे। खान साहब ने कुछ दिन पहले कहा ना कि हमें तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हाथ जोड़ने पड़ते थे, बजट पास कराना है तो हमें एजेंसियों को कहना पड़ता था कि इनको ले आई। हाँ जी। तो ये तो हकीकत वो बयान कर गए ना, इसी हकीकत को तो कह रहा हूँ कि अब तो शर्म कर लें।
अवाम वैसे एक नए ट्रेंड पे चल के हिसाब मांग रही है कि एक तराना बनाया गया 25 करोड़ में, उसका भी हिसाब दें। ऐसे तो बहुत सारे तराने बनाए गए हैं आपको। वो जो APS के वालिदैन कहते नहीं है कि हमने बच्चे पढ़ने भेजे थे, शहीद होने के लिए तो नहीं भेजे थे। ये कौन शहीद है, कौन मुहिब वतन है, इसका फैसला अल्लाह ने करना है। आपने वो भी दुनिया में करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें, आपकी बातें लगती ठीक हैं लेकिन डाइजेस्ट थोड़ी सी मुश्किल से होती हैं। नहीं, डाइजेस्ट ये नहीं कि अगर आप कभी पाकिस्तान को सोचेंगे तो डाइजेस्ट होगी ना। अभी तक सियासतदान जो उन चुंगल से निकले हैं, आज़ादी की तरफ आए हैं, उनको बेइज्जत किया गया है। और आवाम जो 2000 जो नौजवान थे 2011 में, अब वो 25-30 साल के हो गए हैं, उन्होंने तो चोर 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 ही सुना है ना, वो करप्ट है वो करप्ट है। उसको आप कैसे करेंगे? मीडिया ने सुबह से शाम तक उनकी जहनसाजी की है। इसे तो पार्लियामेंट ने रोकना है ना। पार्लियामेंट के ये जो लोग हैं जो अब डसे गए हैं, ये कर सकते हैं ईमानदारी के साथ। छोड़ दीजिए कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, मैं नहीं से आप आवाम की बरतरी, आवाम की बालादस्ती के लिए अब भी अगर आपको अक्ल नहीं है तो आप घर चले जाइए। शहबाज शरीफ साहब को मैं ये बात कह रहा हूँ कि यह आपके बस का रोग नहीं है। आप बहुत ताबेदार आदमी हैं। ये भी ताबेदार है, इसके बस का रोग भी नहीं जी। खान साहब के तो बस का रोग है ही नहीं ना। बात यह है कि पाकिस्तान को ये जमातें जो हैं ना, बाकी इन्हें सोचना है कि पार्लियामेंट में रीढ़ की हड्डी पैदा करनी है। पेट्रोल, टेलीफोन नहीं, सब शख्स अपनी तनख्वाह के अंदर गुजारा करेगा। इनको अपनी औकात याद है, इनका बच्चे की फीस भरने का वक्त आए तो इन्हें पता चले कि मैं कैसे करूँगा। सर 2 आपने इनको अय्याशी का, इनको परवाह किसी की नहीं है कि किसका बच्चा है जो पाकिस्तान में पढ़ रहा है। ऐसे ही है सर। फेडरल में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और जुडिशरी को देखें तो इनके स्केल एक जैसे होते हैं, लेकिन मुराद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फेडरल का देखिए, पंजाब का देखें, फेडरल और बाकी सूबों का देखिए, फेडरल का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ का फ़र्क देखें, ऐसा ही है, बिल्कुल है। तो ये मेरे ख्याल में ये एक जो गैप है उसको वाकई ख़त्म होना चाहिए, उसको संजीदगी से ख़त्म होना चाहिए। आइन को इस्तिस्ना से पाक करना है। बिल्कुल ठीक है जी। तो नाज़रीन, आपने आज का ये एक गर्मा गर्म तजिया सुना जाहिद अली खान साहब का। नहीं, ये मुदस्सिर साहब मौजू ऐसा है, यकीन कीजिए कि मैं उम्र के 60 साल पूरे कर चुका कि मैं अब जिच हो चुका हूँ। ये सुनकर नहीं, ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं, मैं इससे जिच हो चुका हूँ। आपको अब ये सच बोलना होगा। और जो सच नहीं बोलता, मैं पाकिस्तान के नौजवानों से कह रहा हूँ ये बात कि वो इस बात को अब तकलीफ को छोड़ दें। अंधी तकलीफ को अब छोड़ दें। पाकिस्तान दांव पर लग चुका है। ये जिंदाबाद, मुर्दाबाद और ये गद्दार, ये मुहिब वतन, ये अल्फाज इस्तेमाल करना छोड़ दें। आमरीतों ने इस पाकिस्तान की ऐसी तैसी की है, ये मुल्क 2 टुकड़े हुआ। ये मुल्क इंतशार का आज भी शिकार है। इस मुल्क के जितने मसाइल हैं वो सब आमरीतों के पैदा करते हैं। बेशक ऐसा ही है। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस मुल्क में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के बैनर तले वो फल रहा है, फूल रहा है। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, और जिसको 2% की आप बात सुनते आए हैं, वो 2% पाकिस्तान के अगर आप 1 रुपये के बराबर करें तो वो 2 गुना ज़्यादा हो चुका है। उनका आप GDP देख लें, उनका ग्रोथ रेट देख लें, उनकी एजुकेशन सेक्टर में, उनकी आप कंस्ट्रक्शन में देख लें, उनकी इंडस्ट्री में देख लें, माइशत को देख लें, जिस चीज़ को भी आप उठा के देख लें, लिटरेसी रेट देख लें, जराइम की शरह देख लें। बांग्लादेश की, पाकिस्तान की आधी सनतें बांग्लादेश गई हैं, आधी सनतें बांग्लादेश। उसके बावजूद भी वो एक पाकिस्तान 1970 तक एक ऐसे स्लोप के साथ तरक्की कर रहा था। लेकिन अब अगर आप कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं पाकिस्तान का, इंडिया का और बांग्लादेश का, जो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुकी है, बांग्लादेश तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिसेंट एक रिपोर्ट में जो बाइडन को कहा गया कि अगर आपने पॉवर्टी को ख़त्म करना है और ये देखना है कि तरक्की कैसे की जाती है तो बांग्लादेश को देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका सुपर पावर, उसके सदर को मशवरा दे रहा है कि आप बांग्लादेश को रीड करें, बांग्लादेश के स्टैट्स को देखें, बांग्लादेश की पॉलिसी को देखें। पाकिस्तान की कोई मिसाल नहीं दे रहा। पाकिस्तान से लोग अभी भी अपने डॉलर निकाल के जा रहे हैं। यहाँ पे लोग जो इंडस्ट्री लगाने आए थे वो वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आए रोज़ बदतर होते जा रहे हैं। हमारे हमसाया ममालिक यमन के अफ़गानिस्तान भी हमसे बहुत सारी रैंकिंग्स में, बहुत सारी जगहों पे हमसे आगे खड़ा हुआ है। वो इतनी जंग का शिकार हो के भी, इंस्टेबिलिटी का शिकार हो के भी इस वक्त हमें मुस्तहकम नज़र आता है और पाकिस्तान इंस्टेबल नज़र आता है। नौजवानों से
मुझे अपने दोस्तों से, अपने जैसे दूसरे लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा, आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, आप इसके ऊपर एक तज्जिया, क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूर कीजिए कि वजह आखिर क्या है। क्या पाकिस्तान में जो एक डेमोक्रेसी का फ्लो था वो बंद हुआ, उसके बाद ये फॉल डाउन आना शुरू हुआ, या पाकिस्तान की किस्मत में शुरू से ही ऐसे लिखा था, या कोई और वजूहत है। इन तमाम वजूहत को न्यूट्रल होकर जानने की कोशिश कीजिए। सिर्फ मुहिब वतन के नारे या गद्दार के नारे लगाने से कुछ नहीं होता। गद्दार के, मुहिब वतन के नारे आप तब लगाएं जब कोई आपके मुल्क को डिस्ट्रॉय कर चुका हो या किसी ने एपेक्स पे पहुंचा दिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग आए हैं उन्होंने अपने हिस्से का डिस्ट्रॉय किया है। अगर किसी लोगों ने बनाने की कोशिश की है उनको ज़रूर अप्रिशिएट करें, लेकिन ये जान कर जिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और किस वजह से हो रहा है। एक बयानी की बुनियाद पर महज अंधी तकलीद को ख़त्म कर दीजिए। इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।